पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन कंट्री है अपनी, उनकी जो मिलिट्री ताकत है लड़ाई करने की, कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज वो भी बहुत अच्छी है। पाकिस्तान की जो 4 दिन की क्लैश हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, वो एक विंडो थी कि अगली लड़ाई कैसे होगी, वो बिल्कुल वैसी ही होगी और उसमें पाकिस्तान को और किसी की जरूरत नहीं है। कि अगर भारत से कोई हमला होता है तो पाकिस्तान के लिए तो चीन ही काफी है, यानी पाकिस्तान और चीन मिलकर लड़ेंगे, तो पाकिस्तान को जरूरत नहीं थी वेस्ट एशिया का ये पूरा जो अग्रीमेंट हुआ है। मतलब पाकिस्तान की मदद की जरूरत है टर्की को, सऊदी अरब को, इसलिए वो इसका हिस्सा बन रहा है। जब पाकिस्तान ही करेगा अगर करनी पड़ी, उसमें टर्की और या सऊदी की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है। 3 कंट्रीज अब फॉर्मली आ गई हैं एक साथ और ये फ्रेमवर्क जो है बहुत अच्छी चीज है। अमरीकी फौजें वेस्ट एशिया से बाहर चली जाएंगी, ये उसकी तैयारी हो रही है और इसमें पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये तो बल्कि वो अरेंजमेंट है जो ईरान के इनिशिएटिव से, पाकिस्तान की मदद से, चाइना और रशिया की बैकिंग से क्रिएट करा जा रहा है कि आप शिया सुन्नी में तकसीम मत करिए अपने आप को, सब एक साथ इसमें काम करिएगा। इस्लामाबाद MOU, और उसका नाम इसलिए रखा था क्योंकि उनको मालूम था कि इस्लामाबाद को इस MOU को आगे ले जाने में बहुत बड़ा काम करना होगा। ये इजराइल के बारे में भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत के बारे में है। पाकिस्तान जो अकेला न्यूक्लियर पावर इस्लामिक वर्ल्ड में है पूरा, उसका डिफेंस पैक्ट हो रहा है नेटो के 2 बड़े मेजर कंट्रीज में से एक कंट्री यानी टर्की के साथ और गल्फ की सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ। तो मिला जुलाकर भारत के लिए दोनों अखबार एक खतरे के तौर पर पेश कर रहे हैं। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। अमेरिकन एम्पायर एक बहुत शार्प डिक्लाइन में है, बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। उनको ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है वो भी नहीं मालूम है। उनके दिमाग में एक भू है कि हम बहुत बड़ी पावर आज भी हैं, और हमारे जो इंडियन कमेंटेटर्स हैं इनको तो ये भी नहीं पता कि चाइना की सोच क्या है। तो मुझे इसमें कोई वो नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है कहने में, क्योंकि इनको पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है इंडियन कमेंटेटर्स उनको। और जो इसका हश्र होगा अमेरिका का जब यहाँ से निकलेगा, तो हमारे कमेंटेटर्स हैं जो भी फौजी हैं उनको पता ही नहीं है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की विजन क्या है। इंडिया के वहाँ से स्टेशन से ट्रेन जा चुकी है, इंडिया नीचे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो चाइना बना रहा है ना, उसको समझिए आप। मैंने 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले ही बोल दिया था कि पाकिस्तान एंकर होगा नए रीजनल फ्रेमवर्क का, तो वो आज हो रहा है। इस कार्यक्रम में आज हम उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिस पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये चर्चा है किस तरह से पाकिस्तान, सऊदी अरब और साथ साथ टर्की, ये तीनों मुल्क मिलकर क्या एक मुस्लिम नेटो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस तरह से एक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है जो सिर्फ ईरान वॉर के बाद, यानी बाद नहीं कह सकते, लेकिन ईरान वॉर के एक बैकग्राउंड में क्या ये देश अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सिर्फ इसलिए तीनों करीब आ रहे हैं और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं, या फिर अमेरिका को, ईरान को, इजराइल को और सबसे बड़ी बात भारत को चिंतित होने की जरूरत है। क्योंकि ये जिस तरह का अग्रीमेंट है वो साफ तौर पे ये बताता है, ये कहता है, बिल्कुल लिखता है, डिक्लेयर किया गया है कि इन तीनों में से किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो वो तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। तो फर्ज कीजिए कि अगर कल को पाकिस्तान पे हमला होता है तो सऊदी अरब और साथ साथ टर्की भी हमलावर हो जाएंगे उस देश पर। यह सेम बात लागू होती है सऊदी अरब के ऊपर भी या टर्की के ऊपर भी। तो क्या ये सिर्फ अपने को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है, या फिर देखें पूरे तरीके से जो ग्लोबल ऑर्डर, पूरी दुनिया का नक्शा, पूरी दुनिया की जो तरतीब है वो बदल रही है, उसके तौर पर देखा जाए। मेरी खास दिलचस्पी ये जानने में होगी कि भारत के लिए इसको किस लिहाज से देखा जाए। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों बड़े अखबारों में जो उनके डिप्लोमेटिक एडिटर्स हैं, सुरक्षा मामलों के जानकार हैं अखबारों में, उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो भी मैं आपको अभी कुछ ही पलों में पढ़कर सुनाऊंगी। इस वक्त अपने मेहमान से आपको मिलवा देती हूँ। जी हाँ, कॉमेंट सेक्शन पूरा भरा हुआ था। प्रवीण साहनी जी कहाँ हैं? तो प्रवीण साहनी जी यहाँ हैं और मैंने उनसे बहुत गुजारिश करके ये वक्त लिया है आप लोगों के लिए। प्रवीण जी, इससे पहले कि मैं बाकी मुद्दों पर आऊं, सबसे पहले आपका फर्स्ट रिएक्शन मैं जानना चाहती हूं, क्योंकि मुझे याद है कि पिछले कई पॉडकास्ट में आपने इस तरफ इशारा किया था कि इस तरह का कोई बदलाव हो सकता है। क्या आपको यह अंदाजा था कि इस तरह की कोई खिचड़ी पक रही थी? देखिए, ये एक बहुत ही अच्छा डिफेंस एग्रीमेंट है इन तीनों मुल्कों के बीच में। याद करिएगा कि जब लड़ाई शुरू हुई थी 28 फरवरी को, तो उसके बाद मार्च और अप्रैल के महीने में ये 4 मुल्क थे जिसको क्वाड बोला जा रहा था कि वो एक साथ आ गए थे। वो 4 मुल्क थे पाकिस्तान, इजिप्ट, टर्की और सऊदी अरेबिया। ये चारों एक साथ आ गए थे और उनका काम क्या हो रहा था, वो क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे। देख रहे थे कि जितने भी खाड़ी मुल्क है वो किस तरीके से शांत करे जा सके। तो अभी जैसे मैंने आपके पिछले प्रोग्राम्स में भी बताया है, ये एक कोशिश थी ईरान की, जो 29 जून को ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरागची, उन्होंने खुलेआम बोली थी अपने दौरे रशिया और चाइना करके बाद। जब वो वापस आए थे तो उन्होंने बोला था कि ज़रूरत हमें है वेस्ट एशिया में एक नए रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की।
तो वो जो 4 कंट्रीज थी उनमें से 3 कंट्रीज अब फॉर्मली आ गई हैं एक साथ इस रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में। और ये फ्रेमवर्क जो है बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर आप देखिएगा इस फ्रेमवर्क में कुछ खास बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये बात कर रहे हैं अबाउट कलेक्टिव सिक्योरिटी। कलेक्टिव सिक्योरिटी एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए है। इसके अंदर क्या होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी में कि जो आपके आपस के मसले हैं वो आप बातचीत से हल करिए, और साथ में ये भी देखिए कि आपकी सिक्योरिटी तो आप चाहते हैं पर दूसरी की सिक्योरिटी का नुकसान ना करें। मिसाल के तौर पे जो ये अभी लड़ाई चल रही है सऊदी अरेबिया और यमन, ये हूतीस के बीच में, पर इसका हम आगे और बात कर सकते हैं। तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी तो एक बात हो गई। तो इसका मतलब ये है कि जब अमरीकी फौजें वेस्ट एशिया से बाहर चली जाएंगी, ये उसकी तैयारी हो रही है, और इसमें पाकिस्तान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और दूसरा इसमें इशू है कलेक्टिव डिटरेंस का। कलेक्टिव डिटरेंस का मतलब ये होता है कि आप एक साथ हैं, आपके जो दुश्मन है, अब इस केस में दुश्मन कौन है? इजराइल है। आपके दुश्मन को पता होना चाहिए कि अगर आप एक पे हमला करते हैं तो सब पे हमला है। इसका अमेरिका से कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है। ये तो बल्कि वो अरेंजमेंट है जो ईरान के इनिशिएटिव से, पाकिस्तान की मदद से, चाइना और रशिया की बैकिंग से क्रिएट करा जा रहा है रीजन की शांति, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए। ये एक अलग चीज़ है। और इसके अंदर जो है सारे के सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको इनवाइट करा जा रहा है कि आप शिया सुन्नी में तकसीम मत करिए अपने आप को, सब एक साथ इसमें काम करिएगा। तो ये तो बहुत मुख्तसर जो है ये इसके बारे में बात हो गई। मुझे हैरानी हो रही है कि आप ये कह रहे हैं कि इसको शिया सुन्नी में ना देखा जाए। कई वेस्टर्न कमेंटेटर्स को सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, और वो ये कह रहे हैं कि इसको ईरान के खिलाफ देखा जाए, कि एक सुन्नी एक तरह का अलायंस है ये, एक शिया ईरान के खिलाफ। तो पहली बात तो क्या इसको क्लियर होना चाहिए, और आप ये कह रहे हैं कि ईरान की इसमें रजामंदी है, तो ये बात मुझे हैरान करती है। दूसरा एक पक्ष जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ वो ये कि इस पूरे जो मुआहिदा हुआ है इसमें जो धर्म का पक्ष है उसको आप अगर ना भी देखना चाहें तो ये तीनों देश ऐसा लगता है कि इसको पेश करना चाहते हैं कि एक तरह का ये सिक्योरिटी लेकिन साथ साथ एक धार्मिक रिलीजियस अलायंस है, ये 3 इस्लामिक मुल्कों का अलायंस है। क्योंकि फिर एक वेस्टर्न कमेंटेटर ने ये कहा कि अगर आप इसको इस तरह से पेश करना चाहते हैं, उसको बाकायदा मक्का अकॉर्ड कहा जा रहा है, तो और बाकायदा तीनों देशों के नेता जाके नमाज पढ़ रहे हैं, वहां पर दिख रहे हैं, यानी विजिबली इसको दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये एक तरह का मुस्लिम अलायंस है। तो फिर कल को फिक्र इस बात के लिए नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई नॉन मुस्लिम अलायंस या एंटी मुस्लिम कंट्रीज अलायंस भी बनने लगे, क्योंकि अगर आप अपने को मुसलमान की तरह पेश करेंगे तो आपके खिलाफ भी उस तरह की राजनीति हो सकती है। देखिए, पहली बात तो ये है ये अलायंस नहीं है। अलायंस का मतलब होता है मिलिट्री अलायंस। समझने की कोशिश करिए, ये कलेक्टिव सिक्योरिटी है, और ये मक्का में हुआ था इसलिए इसका नाम दे दिया गया है मक्का जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट। अगली बात ये है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो है, मैं आपको अब डेट्स ही बता देता हूँ कि मैं इस नतीजे पे क्यों पहुँचा हूँ। और वो डेट्स बताने से पहले जो आपके वेस्टर्न कमेंटेटर्स बोल रहे हैं उनको बताइएगा सबसे पहले जाके 7 अगस्त का जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है उनका जो प्रेस नोट आया है उसको ध्यान से पढ़े और समझे। और उसके बाद उनको ये भी बोलिए, जो टर्किश प्रेसिडेंट है एर्दोगान, उन्होंने अपने कमेंट भी किए हैं इसके ऊपर, उसको इसके साथ पढ़िएगा तो बात एकदम साफ हो जाती है। तो ये कोई नई बात नहीं हुई है। देखिए, ऐसा था कि 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हुई थी। हम जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने धोखे के साथ ईरान पे हमला किया था। उसके बाद फर्स्ट फेज जो थी इस लड़ाई की वो 8 अप्रैल को ख़त्म हो गई थी। उसके बाद आपको बताना चाहूँगा कि 27 अप्रैल को अब्बास अराक्ची जो है वो रशिया गए थे। वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में उनकी 1.5 घंटा मुलाकात हुई प्रेसिडेंट पुतिन से। उसके बाद वो वापस आए और 6 मई को फिर अब्बास अराक्ची गए थे चाइना। वहाँ उनकी मुलाकात हुई वांग ही के साथ। उसके बाद ये जब वापस आ गए तो 17 जून को याद करिएगा MOU साइन हुआ था, और जो ईरान है, ईरान ने उस MOU का नाम ही रख दिया था इस्लामाबाद MOU। और उसका नाम इसलिए रखा था क्योंकि उनको मालूम था कि इस्लामाबाद को इस MOU को आगे ले जाने में बहुत बड़ा काम करना होगा। आगे कहाँ ले जाना है अभी आता हूँ। उसके बाद देखिएगा 17 जून को ये MOU साइन हुआ है, और 23 जून को ईरान के जो प्रेसिडेंट पेजिशकियन है वो स्टेट विजिट पे पाकिस्तान गए थे, और पाकिस्तान में उनकी बहुत बातें हुई, और उसमें एक बात ये हुई होगी, रजामंदी लेनी पाकिस्तान की जो अराक्ची सोच लाए थे नए वर्ल्ड ऑर्डर की अपने चीन और रशिया के दौरे के बाद। जब वहाँ रजामंदी मिल गई उसके बाद 29 जून को
अरागची ने पब्लिक अनाउंसमेंट करी है न्यू रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की, जिसमें अरागची ने दो बातें बोली हैं कि इस फ्रेमवर्क के अंदर बाहर की जो मिलिट्री पावर्स हैं दे विल बी एक्सक्लूडेड, वो इसमें शामिल नहीं होंगी इस रीजनल फ्रेमवर्क में। और दूसरी बात ये बोली उन्होंने कि जो ये रीजनल नेशंस हैं वो आपस में मिलकर ये सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बनाएंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 4 मुल्क थे जो मैं बता रहा था, जो इनफॉर्मल क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे, जिसको क्वाड बोला जा रहा था, जिसको बोला जा रहा था ये क्वाड अलायंस है। देखिए, ये वेस्टर्नर्स की प्रॉब्लम है, वो हर चीज को अलायंस बोलते हैं। अलायंस का मतलब होता है कलेक्टिव डिफेंस, एब्सोल्यूट सिक्योरिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो मेरी सिक्योरिटी है वो 100% होनी चाहिए, आपकी सिक्योरिटी की मुझे कोई परवाह नहीं है। अलायंस जो होती है वो लड़ाइयाँ लड़ते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी में ये नहीं है। इसमें दोनों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखना पड़ता है, तो मिडिल रास्ता निकालना पड़ता है, बातचीत से मसले हल करने पड़ते हैं। ये नई सोच है जो अरागची लेकर आए थे अपनी विजिट रशिया और चाइना के बाद, और इसके अंदर फिर हमने देखा है अब पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 13 जुलाई को फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ये टर्की गए थे, और टर्की में जाके इनकी वहाँ बातचीत हुई टर्की प्रेसिडेंट के साथ, सीनियर मिलिट्री कमांडर्स के साथ, और ये वहाँ से जब सबकी तीनों पार्टीज की रजामंदी हो गई उसके बाद ये अब इन्होंने साइन किया है। जहाँ तक इजिप्ट का ताल्लुक है, जो बातचीत हो रही है, टर्किश के फॉरेन मिनिस्टर बोल रहे हैं कि इजिप्ट भी इसको शामिल करेगा आने वाले वक्त में। मेरे हिसाब से वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। इजिप्ट का इसलिए मुश्किल रहेगा क्योंकि ये एक फॉर्मल अग्रीमेंट है, और इजिप्ट ने कैंप डेविड अकॉर्ड जो साइन किए थे 1979 के साथ, इजराइल के साथ, उसके तहत जो है कुछ क्लॉजेज हैं, तो इजिप्ट कोई भी ऐसी अरेंजमेंट में नहीं जा सकता जो इजराइल के खिलाफ हो। अब कैसे, तो कहने का मतलब ये है, मुझे मालूम नहीं आपके क्या फॉरेन कमेंटेटर्स बोल रहे हैं, इसका कोई अमेरिका से लेना देना नहीं है। ये अमेरिका की बेसिस आप देख लीजिए वो खाली हो रही हैं, हम देख रहे हैं उनकी जो 19 बेसिस हैं वो खाली हो रही हैं। उनका जो रीजनल हेडक्वार्टर कतर में होता था वो उन्होंने पहले शिफ्ट किया जॉर्डन में, फिर जॉर्डन में भी मिसाइल अटैक हुए, ड्रोन अटैक हुए ईरान के, तो अब उसको इजराइल ले गए हैं। ये है पोस्ट वॉर, पोस्ट यूएस फोर्सेस जब निकलेंगी ये तब जो है इसको अभी ये सॉलिड करेंगे और इसको मजबूत करेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। जी हाँ, तो फिर मैं आपसे सवाल ये जरूर पूछूंगी कि क्या ये यूएस के अल्टरनेटिव के तौर पर, कि अभी तक यूएस इस बात की जमानत लेता था अमेरिका कि मेरी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी, और मेरे जो बेसिस हैं मिलिट्री वो आपके यहाँ रहेंगे और इसके बदले में आप मुझे इतना रुपया पैसा देंगे, क्या ये सब कुछ बदल रहा है? एक ही पल में आती हूँ इस बात पर, क्योंकि मैं फिर से कमेंटेटर्स को सुन रही हूँ अलग अलग, और वो ये कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से ब्रेक डाउन है, यूएस लेड ऑर्डर का बाकायदा इन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, गेम इज ओवर, वी आर फिनिश्ड। तो मैं आपसे समझूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे मालूम है कि भारत के दर्शक खासकर इस बात को समझना चाहते हैं पाकिस्तान के नजरिए से। अब देखिए, द हिंदू ने, मैं यहां पढ़ना भी चाहती हूं साथ में, आर्टिकल छापा है, खासकर इंडियन एक्सप्रेस दोनों ने, वो ये कह रहे हैं कि सऊदी, पाकिस्तान, टर्की, ये जो ट्रिपल, उन्होंने भी अलायंस, आपको इस शब्द से आपत्ति है लेकिन उन्होंने भी इस अलायंस शब्द का इस्तेमाल किया है। ये सिर्फ ईरान के बारे में नहीं है, ये इजराइल के बारे में भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत के बारे में है। ये कह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट जो है भारत का है और यूएस का घटता हुआ स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस वेस्ट एशिया में, उसको दर्शाता है। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम जो कंट्रीज हैं, यानी इसके अलावा और फिर आगे बढ़ता है ये जो एनालिसिस है। अब इंडियन एक्सप्रेस पे आ जाते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस क्या कह रहा है? इंडियन एक्सप्रेस ये कह रहा है कि मक्का जो अग्रीमेंट हुआ है इसकी प्राइमरीली ये क्या करने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो अकेला न्यूक्लियर पावर इस्लामिक वर्ल्ड में है पूरा, यानी अकेला मुस्लिम कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, उसका डिफेंस पैक्ट हो रहा है नेटो के 2 बड़े मेजर कंट्रीज में से एक कंट्री यानी टर्की के साथ, और गल्फ की सबसे बड़ी इकोनॉमी के साथ, और इस सब को मिला जुलाकर भारत के लिए दोनों अखबार एक खतरे के तौर पर पेश कर रहे हैं। आप सहमत हैं? मैं बिल्कुल किसी भी चीज से सहमत नहीं हूँ। पहली बात, आपने बोला अलायंस, देखिए कहने की बात नहीं है, आप प्रेस नोट जाके देख लीजिए पाकिस्तान ने जो रिलीज करा है, ये जो फॉर्मल चीज आई है वो इसको बोल रहा है जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट। अलायंस वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो अगर कमेंटेटर कर रहे हैं तो वो कमेंटेटर की प्रॉब्लम है। दूसरी बात यह है कि देखिए टर्की जो है वो उसकी आज वो एक क्रॉस रोड्स पे खड़ा है, और ऐसा लग रहा है टर्की ने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। क्रॉस रोड पे क्यों खड़ा है? क्योंकि जो इजरायली सीनियर मिनिस्टर्स हैं वो पब्लिकली कह रहे हैं कि ईरान से बड़ा खतरा हमें टर्की से है। और टर्की आप जानती हैं, वहाँ भी नेटो कॉन्फ्रेंस हुई थी अंकारा के अंदर, जहाँ प्रेसिडेंट ट्रंप भी आए थे। उन्होंने बात करी थी F-35 देने की टर्की को, और इजराइल ने उसको ब्लॉक करवा दिया है। तो ऑब्वियसली टर्की सोच रहा है कि अगर मेरी लड़ाई हो गई इजराइल के साथ
तो क्या अमेरिका और क्या आर्टिकल 5 नेटो का लागू होगा कि नहीं होगा? वो नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, उनको अब बात समझ में आ गई है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। उनको समझ में आ गया है कि अमेरिकन एम्पायर एक बहुत शार्प डिक्लाइन में है, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। उनकी समझ में आ गया है कि अब जो है हमें रीजनल ऑर्डर जो है वेस्ट एशिया में, उसमें शामिल होके और उसके अंदर हमें योगदान देना है। कैसे? देखिए, टर्की जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री है नेटो की। आम ताम मिलिट्री पावर नहीं है टर्की। टर्की जो है उसके पास बहुत अच्छी डिफेंस टेक्नोलॉजी है, डिफेंस इंडस्ट्री है। और जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन कंट्री है। पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है इजराइल के साथ। और पाकिस्तान, जहाँ तक इन सब वेस्ट एशियन कंट्रीज का ताल्लुक है, वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं, वो हमारी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि उनकी जो मिलिट्री ताकत है, लड़ाई करने की कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज, वो भी बहुत अच्छी है। तो ये सारा जो है, ये ईरान जो सोच लाया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, जो बैकिंग है चाइना और अमेरिका, चाइना और रशिया की, ये उसको आगे ले जाने की बात हो रही है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि जो अमेरिकन कमेंटेटर्स हैं, उनको ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है वो भी नहीं मालूम है। वो इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि वो मालूम करना नहीं चाहते। उनके दिमाग में एक बू है कि हम बहुत बड़ी पावर आज भी हैं। वो खत्म हो गया वेस्ट एशिया की लड़ाई में। और ये लड़ाई जो है, हार चुके हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब 8 अप्रैल को सीज फायर अनाउंस किया था, उसके बाद 11 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत हुई थी, जहां पर आप जानती हैं कि जेडी वैंस आए थे और 21 घंटे के अंदर चले गए इस्लामाबाद से, बिना दूसरी तरफ से खाली बाब आए थे बहुत सीरियस बातचीत करने के लिए, क्योंकि ईरान चाहता है कि शांति से काम हो। अब ये एक बार वो लड़ाई हार गए हैं, तो ऐसा नहीं होगा आप एक काम को 10 बार करिएगा तो उसका नतीजा अलग आएगा। वो ऐसा कुछ नहीं होगा। लड़ाई हारी जा चुके हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। ये उसी दिन हारी गई थी जब 8 अप्रैल था। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो अमेरिकन कमेंटेटर्स हैं और हमारे जो इंडियन कमेंटेटर्स हैं, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमेरिकन थिंकिंग। इनको तो ये भी नहीं पता कि चाइना की सोच क्या है, ये तक नहीं जानते ये लोग। तो मुझे इसमें कोई वो नहीं है, हिचकिचाहट नहीं है कहने में, क्योंकि इनको पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। इंडियन कमेंटेटर्स उनको ये सारी सोच वहां से ला रहे हैं, अमेरिका से। अच्छी बात है, अमेरिका एक ग्रेट पावर है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में, पर दो और भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, चाइना है, रशिया है, और अमेरिका शार्प डिक्लाइन में है। और जो इसका अब हश्र होगा, अमेरिका का जब यहाँ से निकलेगा, तो अमेरिका और जो ये पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था, ये अब खत्म हो रहा है। ये हमें समझ इसको समझने में वक्त लग रहा है। और आप कह रहे हैं कि ये न सिर्फ कि वेस्टर्न कमेंटेटर बल्कि इंडियन कमेंटेटर्स भी और भारत के जो पत्रकार और एक्सपर्ट्स भी हैं वो भी उनसे प्रभावित हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं। लेकिन जो मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला प्रवीण साहनी जी, वो ये है कि भारत को कितनी चिंता करनी चाहिए। पहली बात तो ये है, सऊदी अरब समझ में आता है कि वेस्ट एशिया का हिस्सा है, लेकिन टर्की आपने हैरान कर दिया, कह रहे हैं कि नेटो का हिस्सा रहने के बावजूद भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और सोच रहा है कि एक नए ब्लॉक का हिस्सा बनना पड़ेगा और इसमें काफी वो कमजोर या वल्नरेबल अपने आप को महसूस कर रहा है। अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान को क्या पड़ी है, उसकी क्या वल्नरेबिलिटी है? भारत के खिलाफ ही अपना डिफेंस तैयार कर रहा है, इसके अलावा उसको किस बात का डर है? तो क्या भारत को इस बारे में सोचना चाहिए कि मान लेते हैं, फर्ज कीजिए कल को अगर कोई टेरर अटैक होता है, तो मोदी जी ने कहा है कि इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और हमला तो करना पड़ेगा। तो अगर हमला करता है भारत पाकिस्तान के ऊपर, तो क्या ये माना जाए कि सऊदी अरब और टर्की ये अपनी फौजों के साथ आ जाएंगे और भारत के ऊपर हमला कर देंगे, पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करेंगे? देखिए, 3 बातें बताना चाहूंगा आपको। पहली बात तो आई एम सॉरी, मैं फिर से आपको यही बात दोहराना चाहूंगा, ये कोई पैक्ट नहीं है, ये कोई अलायंस नहीं है, ये कोऑपरेटिव अग्रीमेंट है। पहली बात तो ये है। अच्छा, अभी बात आती है भारत की। जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, देखिए, पाकिस्तान की जो 4 दिन की क्लैश हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, वो एक खिड़की थी, वो एक विंडो थी कि अगली लड़ाई कैसे होगी। अगली लड़ाई होगी जहाँ चाइना सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, जैसे उसने सिंदूर में किया था, अपने चीज़ें देकर खुद लड़ाई में शामिल नहीं होगा। वो बिल्कुल वैसी ही होगी और उसमें पाकिस्तान को और किसी की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक ये बात है तीनों मुल्कों का जो आप कह रही हैं, देखिए, ये रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, ये अभी सिर्फ वेस्ट एशिया में लागू है। तो ये कहना कि टर्की आएगा लड़ने के लिए पाकिस्तान के साथ इंडिया के खिलाफ या सऊदी आएगा, ये बेबुनियादी बातें हैं, क्योंकि इसका नाम ही दिया गया है। देखिए, नहीं, मैं कह रही हूँ कि अगर ये सिर्फ वेस्ट एशिया का है, तो पाकिस्तान को क्या पड़ी है इसमें साथ में आने की, इस अग्रीमेंट का हिस्सा बनने की? वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल बेइंतहा बढ़ गई है। आज पाकिस्तान जाकर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सोमालिया के साथ भी डिफेंस कोऑपरेशन कर ली है उन्होंने।
वही डिफेंस कोऑपरेशन जो उन्होंने सऊदीज के साथ 2025 में की थी, वही डिफेंस कोऑपरेशन जो कुवैत के साथ उन्होंने 2023 में की थी, और अब कुवैत ने उसको रैटिफाई कर दिया है। उनकी प्रोफाइल बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। कहने का मतलब ये है कि जब ये न्यू रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जो है ये और मुल्कों में भी जाएगा, ग्लोबल साउथ के, ये जब वहां जाएगा तो पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वहां पर। और ये सब शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से हुई है। आप इन बातों को समझिए। अभी फिलहाल जो मैं आपकी बात को पैराफ्रेज नहीं करना चाहती, बिल्कुल सीधे सीधे समझना चाहती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि अगर भारत से कोई हमला होता है तो पाकिस्तान के लिए तो चीन ही काफी है, यानी पाकिस्तान और चीन मिलकर लड़ेंगे, जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, बाकायदा इस बात के सबूत मिलते हैं। तो पाकिस्तान को जरूरत नहीं थी वेस्ट एशिया का ये पूरा जो अग्रीमेंट हुआ है, मैं अलायंस नहीं कह रही हूँ, केयरफुल होकर अग्रीमेंट ही कह रही हूँ, पैक्ट ही कह रही हूँ उसको। तो इसका मतलब पाकिस्तान की मदद की जरूरत है टर्की को, सऊदी अरब को, इसलिए वो इसका हिस्सा बन रहा है, और जो बाकी देश आएंगे उनको भी पाकिस्तान की सिर्फ मदद की जरूरत है। पाकिस्तान अपनी मदद के लिए ये पैक्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उनको मदद देने के लिए कर रहा है। क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इसका नाम है कलेक्टिव डिटरेंस, और डिटरेंस का मतलब होता है दूसरे इंसान को डराना, उसको डिटर करना, रोकना। अब वो मदद टर्की को चाहिए कि नहीं चाहिए वो वक्त बताएगा। अगर टर्की कहेगा मुझे मदद ही नहीं चाहिए इजराइल के खिलाफ, तो फिर वो नहीं देंगे दोनों। अगर टर्की, अभी जो चीज़ अभी हुई है वो ये है कि जब इजराइल अपनी कैलकुलेशन करेगा लड़ाई की, उसमें इस बात को शामिल करेगा कि ये तीनों जो हैं इन्होंने कलेक्टिव डिटरेंस बनाया है, विच मीन्स एक के ऊपर अटैक होगा तो सब पर अटैक है। तो अगर मैं कुछ भी करूंगा टर्की के ऊपर तो ये दो मुल्क टर्की के साथ आके खड़े होंगे। अब उनको जरूरत है, टर्की को नहीं है, वो तो टर्की तय करेगा। बिल्कुल। अब अगला सवाल, और बहुत अहम सवाल जो पैदा हो रहा है, वो ये है कि इस पूरा जो डिफेंस अग्रीमेंट हुआ है, इसकी एक छोटी खिड़की के तौर पर हमने पहले देखा था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ बिल्कुल इसी तरीके का डिफेंस अग्रीमेंट है। अब सऊदी अरब के ऊपर ईरान का हमला हुआ, सऊदी अरब के ऊपर हुतीस का हमला हुआ, पाकिस्तान की फौजें वहां मौजूद हैं सऊदी अरब में, उसके बावजूद भी एक गोली नहीं दागी गई, कोई मदद करने की कोशिश नहीं हुई, सिवाय इसके कि ईरान और सऊदी अरब के बीच एक तरह की शांति स्थापित करने की पाकिस्तान ने कोशिश की। तो ये एक अहम बात है। दूसरी बात, इसको इतना पोशीदा रखने की क्या जरूरत है कि इस अग्रीमेंट की कोई भी बातें बाहर नहीं आ पाई हैं, सिवाय एक छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कोई डिटेल्स नहीं आई हैं। ये अगर बाकी डिफेंस जो अग्रीमेंट्स हैं अगर उनको देखें, चाहे वो नेटो की बात हो या और भी कई जो डिफेंस अग्रीमेंट्स हैं, उसमें एक एक चैप्टर, एक एक क्लॉज सबको पता है कि क्या है और किस तरह से काम करेगा। इसको पोशीदा क्यों रखा गया? और दूसरी बड़ी बात कि अगर ये पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ ये काम नहीं किया तो टर्की के इसमें शामिल हो जाने से किस तरह का डिटरेंस बन जाएगा? अब सुनिए, पहले सवाल का आपका जवाब देता हूं कि इसको बहुत ज़्यादा थ्रेडबेयर समझाया क्यों नहीं गया कि यह एग्रीमेंट क्या है। देखिए, उसका जो कारण है वो बिल्कुल सीधा है। अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, अमेरिका बाहर नहीं गया है, तो आपस में इनकी बात हो गई है। उसको डिटेल बताने की क्या ज़रूरत है? वेस्ट के अंदर जो है, हमारे मुल्क में हर जगह लोग गेस कर रहे हैं, तो अच्छा है गेस करते रहें। जो एक्चुअल बात है वो तो समझ में आ गई है, ईरान को भी समझ में आ गई है, इजराइल को भी समझ में आ गई है, और इन तीनों मुल्कों को भी समझ में आ गई है। पहली बात। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कलेक्टिव डिफेंस, वही मैं आपसे कहने की बात कह रहा हूँ, ये बात अभी वक्त लगेगा समझने में। ये नई चीज़ क्या है? ये नई चीज़ ये नहीं है कि पाकिस्तान को जो है वो हुती से लड़ाई करनी है क्योंकि उसने सऊदीज़ के साथ डिफेंस एग्रीमेंट करा है। देखिए, बात ये है कि सऊदीज़ और यमनीज़ जो हुतीज़ हैं, इनका जो प्रॉब्लम है वो कोई 12 साल पुराना है। अभी ये बढ़ गया है और सऊदी की बेवकूफ़ी से। अब वो एक इट्स अ मैटर ऑफ डिटेल कहेंगी तो वो भी मैं बता दूंगा। तो अभी पाकिस्तान का इसमें रोल क्या रहेगा कि दोनों साइड से बातचीत करके और देखना है कि किस तरीके से एक वाया मीडिया एक तरीका निकाला जा सके। देखिए, आप अपनी ज्योग्राफी नहीं बदल सकते हैं, और जहाँ तक यमनीज़ का ताल्लुक है, यमनीज़ आज बहुत ताकतवर हो गए हैं, और यमनीज़ जो हैं वो ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान उनके साथ खड़ा है। तो सऊदीज़ को समझना पड़ेगा कि हम दोनों तरफ का गेम नहीं खेल सकते। हम जो है अमेरिका के साथ भी खड़े हैं, हम इसमें भी खड़े हैं, वो नहीं होगा। ये सऊदीज़ की प्रॉब्लम है। देखिए, यूएई जो है उसका कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा है। सऊदीज़ ने और क्या किया है वो मैं आपको और बताता हूँ। इसके अलावा उन्होंने 30 और 31 जुलाई को ये 14 नेशन की मैरीटाइम डिफेंस कोऑपरेशन जो था उसको बना दिया। 14 मुल्क ले आए वो, उसमें सारे खाड़ी के मुल्क हैं, गल्फ कंट्रीज माइनस यूएई, कि हम जो है वो रेड सी को खोलेंगे। अब ये जो एग्रीमेंट है मैरीटाइम का, वो भी अब इसका हिस्सा हो गया, ये जो मक्का का डिफेंस जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट है। अभी तो हमें ये दो जो वर्ड्स हैं, जब तक इसकी समझ में नहीं आएगी, इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है,
कलेक्टिव सिक्योरिटी क्या होती है, सॉरी, कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड कलेक्टिव डिटरेंस, ये दो वर्ड्स को समझना है और इसकी समझ के लिए जाना पड़ेगा आपको 2023 को। यू हैव टू गो बैक टू 2013 वो समझने के लिए। अब वो इट्स अ मैटर ऑफ डिटेल्स, क्योंकि ये उस समय इजाद हुई थी, ये सोच ये इजाद हुई थी शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में मॉस्को में, और इसके बाद फिर उसी साल प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अनाउंस किया था। तो ये वो जो सोच है वो अरागची यहाँ लेकर आए हैं कि पहली बार जो एक विजन था उसको ग्राउंड पे बनाया जा रहा है, जिसके अंदर विजन लाए हैं ईरानी, बैकिंग है इन दो ग्रेट पास की, चाइना की और रशिया की, और इसमें हैवी लिफ्टिंग जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, टर्की कर रहा है। अब टर्की भी उसमें शामिल हो गया है। पाकिस्तान और टर्की के जो रिलेशंस हैं बहुत अच्छे हैं, इसीलिए 13 जुलाई को फील्ड मार्शल मुनीर गए थे मिल अंकारा, और वहाँ एयरपोर्ट पे उनको प्रेसिडेंट एर्दोगान ने रिसीव किया था। उनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस बात सारी चीज़ को समझने के लिए आपको पहले न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की सोच समझनी पड़ेगी। और जहाँ तक ये एग्रीमेंट है, मेरे हिसाब से इन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि पूरी डिटेल इसकी रिलीज नहीं करी है, क्योंकि अब अमेरिकन सोच रहे हैं कि ये ईरान के खिलाफ है, ये इसके खिलाफ है, उसके खिलाफ है। अरे ये किसी के खिलाफ नहीं है। ये अगर खिलाफ है किसी के, तो रीजन में जो मिस्चीवियस कंट्री है, जो टेररिस्ट कंट्री है, वो है इसराइल, ये उसके खिलाफ है। और इसराइल को मैसेज मिल गया है ऑलरेडी। कैसे मिल गया है इसराइल को मैसेज, वो भी सुन लीजिए। इसराइल को कैसे मैसेज मिल गया है कि जो इस साल का पेंटागन जो बजट है, जो मांगा है अमेरिका ने अपनी यूएस कांग्रेस से, जो पीट हेग्सेट ने मांगा है, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, वो बजट है $1.15 ट्रिलियन। और उसके अंदर एक और भी स्टेटमेंट इंक्लूड करी है कि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं, अमेरिकन इंटेलिजेंस है वेस्ट एशिया के लिए, वो दोनों को एक साथ काम करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब अमेरिकन फौजें यहाँ से चली जाएंगी, प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ से चले जाएंगे वेस्ट एशिया से, तो जो सेंट्रल कमांड है और जो CIA है, वो प्राइम मिनिस्टर इजराइल के अंडर आ जाएंगी। ये इसका मतलब है, और ये उसके खिलाफ ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट बना है, और इजराइल इस बात को समझता है। बिल्कुल। अब बिल्कुल एकदम आखिरी और संक्षेप में दो सवाल आपसे। पहली बात तो ये पूछना चाहती हूँ कि आप ये कह रहे हैं सीधे तौर पर किसी के खिलाफ नहीं है, तो मैं आपसे एक बार और सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या ये भारत के भी खिलाफ नहीं है? क्या ये जो इंडियन कमेंटेटर्स अखबार भर रहे हैं, अपने पर्चे सारे रंगीन कर रहे हैं, क्या ये बेवजह फिक्रमंद हो रहे हैं? टीवी चैनलों पर एंकर्स चिल्ला रहे हैं, पुराने जो फॉर्मर फौजीज हैं उनको बुला रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट को बिठा बिठा के 20-20 लोगों की राउंड टेबल डिस्कशंस हो रहे हैं। क्या ये सब कुछ बेवजह है? क्या इन लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि हमें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कल मैं प्रोफेसर मुक्तदार से बातचीत कर रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए दूसरा भी एक और अग्रीमेंट, एक और ब्लॉक बन रहा है जिसमें UAE है, भारत है और इजराइल है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है कि क्या इसके खिलाफ ये अलायंस बन रहा है जहां भारत है, UAE है और साथ साथ इजराइल भी है, और क्या भारत को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है? देखिए, पहले पे मेरी टिप्पणी ये है, जो हमारे कमेंटेटर्स हैं, जो भी फौजी हैं, उनको पता ही नहीं है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की विजन क्या है। मिसाल देता हूँ, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक चीज है कलेक्टिव सिक्योरिटी, जो अरागची यहाँ लेकर आए हैं वेस्ट एशिया में। दूसरी है उसमें जिसको बोलते हैं सॉवरेन इक्वालिटी। इसका मतलब ये है कि हर मुल्क, छोटा या बड़ा, उसके पास छूट होनी चाहिए, उसको किसके साथ ट्रेड करना है, किसके साथ नहीं करना है, वो तय करे खुद। इससे जो है, जो पूरी ग्रुपिंग है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे जो हमारे यहाँ की सोच है वो अमेरिकन सोच है, जहाँ बताया जाता है अमेरिकन प्रेसिडेंट हम पे दबाव डालते हैं, अब हम तुम्हारे ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे अगर तुम रशियन ऑयल लोगे। इसमें सोच में ये नहीं है शामिल, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा, जो ये आप किसी प्रोफेसर की बात कर रहे हैं, अमेरिकन प्रोफेसर, देखिए वो जो सोच थी वो अलग है। वो है IMEC की, जो है ना, वो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो खत्म हो गया है। इंडिया के वहाँ से स्टेशन से ट्रेन जा चुकी है, इंडिया नीचे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, क्योंकि इंडिया का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। और जहाँ तक ताल्लुक है इंडिया के रिलेशन सऊदीज के साथ, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी। और जहाँ तक जंग का ताल्लुक है, जंग पाकिस्तान ही करेगा अगर करनी पड़ी, उसमें टर्की और या सऊदी की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है। पाकिस्तान जो है, जो चीन उसकी मदद कर रहा है अपनी स्पेस कैपेबिलिटी से और जो बाकी हथियारों से, वो चालू है और वही आएगी।
तो ये देखिए कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पहली बात हमारे यहाँ भी जो सब मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, आज भी जो लड़ाई की बात करते हैं, लड़ाई समझने के लिए कि नए 21st सेंचुरी वॉर क्या है, वो अमेरिका की तरफ देखते हैं, ना कि पीएलए की तरफ, चाइना की तरफ। अरे बाबा, लड़ाई तो आपको पीएलए से लड़नी है ना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो चाइना बना रहा है ना, उसको समझिए आप। जो पर हमारी वो आदत है कि वो जो है वो कलोनियल माइंडसेट है। अमेरिका जो है सबसे बड़ी पावर है। अमेरिका एक पावर है 3 बड़ी पावर में से, और उसमें भी अमेरिका का शार्प डिक्लाइन हो रहा है। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि आप बताएं इन सब हिंदुस्तानी कमेंटेटर्स को कि बाबा जाके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो 2013 में बना था उसको जाके समझ लीजिए पहले। और उसके बाद फिर ये कॉलम लिखिए, फिर उसके बाद ये चर्चाएं कीजिए। ये अधूरा रहेगा डिस्कशन अगर आपसे मैं यूएस को लेकर सवाल नहीं पूछूंगी। आप बहुत आसानी के साथ ये कह रहे हैं कि एक बार यूएस यहां से चला गया। यूएस का तो बाकी बहुत इंटरेस्ट है वहां पर इजराइल को पालना इस इलाके में, यही तो यूएस का इंटरेस्ट है। अगर वेस्ट एशिया से अपने मिलिट्री बेस हटा लेगा और पूरा एक नया फ्रेमवर्क सिक्योरिटी का तैयार हो जाएगा। मुझे ये भी याद आ रहा है कि ये भी मैं भूल जाऊंगी बताना इस वक्त, ये अहम है कि मुझे याद है कि आपसे शायद मेरे ख्याल से 2 हफ्ते भी नहीं गुजरे हैं, आपने एक वीडियो बाकायदा बनाकर ये समझाया था। उसके बाद मैंने भी आपसे बातचीत की थी कि आप कह रहे थे कि पाकिस्तान कैसे एक एंकर हो सका है इस्लामिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का। तो मुझे लगता है उसी के इर्द गिर्द ये भी जो अग्रीमेंट है नजर आ रहा है, लेकिन उस पर किसी और रोज बात। मैं आपसे आखिरी बात यूएस को लेकर पूछना चाहती हूँ, वो ये कि क्या इससे यूनाइटेड स्टेट्स को कोई परेशानी नहीं है? क्या उसकी रजामंदी से हो रहा है, अपनी रजामंदी से वो अपने बेसिस निकाल रहा है? क्योंकि बात तो ये भी हो रही थी कि बेसिस क्या चीज है। बेसिस तो ये है कि वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो बर्बाद हो गया, रेडार वगैरह वो तमाम जो टूट गए हैं, दोबारा बना लेगा अमेरिका जब चाहेगा। नहीं, सुनिए। पहली बात, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले ही बोल दिया था अपने वीडियो में कि पाकिस्तान एंकर होगा नए रीजनल फ्रेमवर्क का। तो वो आज हो रहा है। जो मैंने उस समय बात बोली थी वो एक्चुअल हो रही है आज। अब बात आते हैं अमेरिका पे। देखिए, जहाँ तक इजराइल है, इजराइल को लड़ाई बंद नहीं करनी। इसलिए इजराइल ने ऑलरेडी उनके सेंट्रल कमांड और उसको सीआईए को अपने पास रखने की तरकीब बना ली है। और जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है, अमेरिका का बहुत बड़ा नुकसान है। अमेरिका के पेट्रो डॉलर्स खत्म हो जाएंगे, जिसके ऊपर अमेरिकन एम्पायर बना है। पेट्रो डॉलर्स पे आप एक अलग करिएगा शो, जिसमें ये समझाइएगा कि पेट्रो डॉलर क्या चीज़ है, 1974 में कैसे आए थे, और उसके बेसिस के ऊपर जो अमेरिका है उसका यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी कैसे बना दुनिया की, और कैसे वो सपोर्ट कर रहा है। जो बेसिस हैं सारी की सारी दुनिया के अंदर, उनकी कोई 780 मिलिट्री बेसिस हैं, उसको सपोर्ट कर रहा है, वो नहीं कर पाएंगे। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो आप बोल रही हैं कि जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर टूट गया है वो दोबारा बना ले। अरे भाई, वो तभी दोबारा बनाएंगे ना अगर वो मुल्क उनको इजाज़त देंगे बनाने की। अगर वो खतरा है उसके लिए तो वो क्यों उनको इजाज़त देंगे? अब आप समझती हैं कतर कहेगा कि आप फिर से आप बना लीजिए, कुवैत कहेगा फिर से बना लीजिए, नहीं कहेंगे। उनको तो खतरा है ना। तो इतनी आसान चीज़ नहीं है। जो ज़मीन है वो अमेरिका की नहीं है। अगर अमेरिका की उन्होंने बेसिस का इजाज़त इसलिए दी थी, उनको लग रहा था इससे हमें सिक्योरिटी मिलेगी। अगर उससे उन्हें खतरा मिल रहा है तो वो क्यों इजाज़त देंगे कि आप यहाँ आके बेसिस बनाइएगा?